पठवार ऊंचे नीचे टीलों, टालियों, दरेकों, नदियों, चश्मों और जफाकश लोगों का इलाका है। यहाँ किसान अपने खेतों में खूब मेहनत करते हैं। देहात के नौजवान फौज में जाना अपने लिए एजाज समझते हैं। अब भी पोठवार के गांव में फौज में जाने वाले नौजवानों का तनासुब बहुत ज्यादा है। आज से एक सदी पहले पोठवार के गांव मुख्तलिफ होते थे। बिजली न गैस, टेलीविजन न टेलीफोन, न ही ज्यादा माली वसाइल। जिंदगी बहुत सादा थी। ये 1900 की बात है। उसी साल लाहौर में एक तारीखी इमारत ब्रेडला हॉल का संग बुनियाद रखा जा रहा था। वही ब्रेडला हॉल जिसने तहरीक आजादी में एक नुमाया किरदार अदा किया था, जहां बाद में लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज का आगाज किया, जिसके तालिब इल्मों में मशहूर इनकलाबी रहनुमा भगत सिंह, सुखदेव सिंह और उनके साथी शामिल थे, जिन्होंने आजादी की खातिर अपनी जान दे दी। यूं 1900 का साल तहरीक आजादी के सफर में एक आम संगे मील है। उसी साल इस्लामाबाद से तकरीबन 45 किलोमीटर दूर कलर सईदा से कुछ फासले पर एक छोटे से गांव कालियां सेलियां में एक बच्चे की पैदाइश हुई। बच्चे का नाम अमीर हैदर रखा गया। अभी अमीर हैदर की उम्र 5 साल की थी कि उसके वालिद का इंतकाल हो गया और फिर मुसीबतों ने जैसे उसके घर का रास्ता देख लिया। उसके चचा की नजरें जायदाद पर थीं और इसके लिए आसान तरीका भाई की बेवा से शादी करना था। इसका रास्ता भी निकल आया। एक रोज अमीर हैदर ने कोई ऐसी चीज खा ली जिससे उसकी आवाज बंद हो गई, तो उसके चचा गांव के एक पीर को ले आए। पीर साहब ने अमीर हैदर को एक तावीज दिया, लेकिन इसके साथ ही अमीर हैदर की मां से कहा कि तुम्हें अपने देवर से शादी करना होगी। गांव के माहौल में पीर साहब का कहा हरफ आखिर होता है। यूं अमीर हैदर की मां न चाहते हुए भी अमीर हैदर के चचा की बीवी बन गई। बाप का साया तो सर से पहले ही उठ गया था। अब गांव की गलियां थीं और अमीर हैदर था। अक्सर वालदा उसकी आवारागर्दी पर पिटाई करती। उस रोज भी ऐसा ही हुआ था। मां ने उसकी पिटाई की तो घर से भागकर पेशावर पहुंच गया और वहां मजदूरी शुरू कर दी। वो बच्चा ही तो था। रात को उसे मां की याद शिद्दत से आती। आखिर उसे अपने गांव की मोहब्बत वापस ले आई। मां ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया और खामद को मना लिया कि अमीर हैदर को स्कूल में दाखिल कराया जाए। करीब का स्कूल बेवल में था, जो गुजर खान से तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर है। नन्हे अमीर हैदर को स्कूल दाखिल करा दिया गया। उसके जिम्मे पढ़ाई के अलावा स्कूल में झाड़ू देना और असातिज़ा और हेडमास्टर के छोटे मोटे काम करना था। इसके बदले में उसे हेडमास्टर के घर के एक कोने में जगह मिल गई थी, जहां ढोर डंगर भी बंधे थे। अमीर हैदर दिन भर की मुशक्कत के बाद जानवरों के हमराह मीठी नींद सो जाता। यूं उसने तीसरी जमात तक यहाँ तालीम हासिल की। कभी कभार बेवल में पढ़ाई और कामकाज के बाद वो खेतों की तरफ जाता तो उसका नन्हा ज़हन सोचता, यहाँ की फिजाओं से दूर बहुत परे की दुनिया कैसी होगी। इस सोच से ही उसकी आंखों में रोशनी जाग उठती। अब उसकी उम्र का 14वां साल था। जफाकशी की जिंदगी ने उसे मजबूत बना दिया था। उसने अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला कर लिया कि यहां से दूर, बहुत दूर एक नई दुनिया तलाश करेगा। ये नई दुनिया बंबई थी। एक रोज वो बंबई के फुटपाथ पर सो रहा था कि कुछ मुकामी लोगों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। इस पर 14 साला अमीर हैदर ने उनकी खूब पिटाई की और उन्हें छठी का दूध याद दिला दिया। उस दिन उसे दादा का खिताब मिला। बंबई में दादा का अपना मतलब है, लेकिन बंगाली में दादा बड़े भाई को कहते हैं। उस दिन से दादा अमीर हैदर के नाम का हिस्सा बन गया। बंबई में दादा को ब्रिटिश मर्चेंट नेवी में मामूली सी नौकरी मिल गई। तकरीबन 4 साल यहां काम करने के बाद वो यूएस मर्चेंट नेवी में भर्ती हो गया। अब दूर दराज के मुल्क उसकी दस्तरस में थे। इसी तरह के एक सफर में उसकी मुलाकात आयरलैंड के रहने वाले एक कौम परस्त जोसेफ मुल्कैन से हुई, जिसने दादा की जहनी तब्दीली में अहम किरदार अदा किया। 1920 में दादा को न्यूयॉर्क में गदर पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात का मौका मिला। हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक में गदर पार्टी का अहम किरदार है।
अमीर हैदर का जहन गदर पार्टी के इनकलाबी प्रोग्राम का असीर हो गया। गदर पार्टी की हिदायत पर अमीर हैदर ने पार्टी के तैयार करदा पैम्फलेट गदर की गूंज बंदरगाह पर तकसीम करना शुरू कर दिए। जल्द ही उसकी सियासी सरगर्मियां सबकी नजर में आ गईं और उसे नौकरी से निकाल दिया गया। ये दिन दादा की जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे। एक अजनबी मुल्क में ना उसका घर था ना ठिकाना, लेकिन कहते हैं मौसम की शिद्दत ही फलों को रफ्तार बनाती है। हालात की सख्ती ने दादा को अपने नजरियात में और पुख्ता कर दिया। अब वो बाकायदा सियासी एक्टिविस्ट बन गया था। उसने वर्कर्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इसी दौरान उसे रूस जाने का मौका मिला, जहां उसकी अहम इनकलाबी रहनुमाओं से मुलाकात हुई, जिसमें उसने उन्हें हिंदुस्तान की सियासी सूरत हाल से आगाह किया। 1928 में दादा ने मॉस्को से बंबई का रुख किया। बंबई से वापसी पर दादा को पीरियड साजिश केस में गिरफ्तारी से बचाने के लिए दोस्तों ने उसे मद्रास भेज दिया। जनूबी हिंदुस्तान में दादा ने अपनी शनाख्त बचाने के लिए शंकर फर्जी नाम से काम शुरू कर दिया और यंग वर्कर्स लीग के नाम से नौजवानों का एक गिरोह तश्कील दिया, लेकिन जल्द ही दादा को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरत की बात यह है कि दादा, जिसकी स्कूल की तालीम मामूली सी थी, ने उर्दू और अंग्रेजी में महारत हासिल कर ली थी। इसकी बड़ी वजह दादा का मुआशरे के मुख्तलिफ अफराद से मेल जोल और मुख्तलिफ ममालिक के सफर थे। ये 1932 का जिक्र है, जब दादा को भगत सिंह और उसके साथियों के हवाले से एक पैम्फलेट शाया करने पर हुकूमत वक्त ने गिरफ्तार करके पहले मुजफ्फरगढ़ और फिर अंबाला जेल भेज दिया। जेल में भी दादा का जुनून फारिग न बैठा। वो कैदियों को जमा करके मुआशरती नाइंसाफियों पर गुफ्तगू करता। 1938 में जेल से रिहाई हुई तो दादा ने खुलकर बंबई में सियासी सरगर्मियां शुरू कर दी, लेकिन ये रिहाई आरजी थी। शायद जेल और दादा एक दूसरे के बगैर नामुकम्मल थे। 1939 में दादा को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो साल था जब दूसरी जंग अजीम का आगाज हो रहा था और हिंदुस्तान की फरंगी हुकूमत सख्त दबाव में थी। अब जेल में दादा ने कैदियों को लेक्चर देने के साथ साथ अपनी याददाश्तें लिखना शुरू कर दी। 1942 में जेल से रिहाई मिली, दादा ने फिर से बंबई में ट्रेड यूनियन की सरगर्मियां शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान बन गया तो दादा की सरगर्मियों का मरकज रावलपिंडी बन गया। 1949 का साल था जब दादा को कम्युनिस्ट पार्टी के दफ्तर से गिरफ्तार कर लिया गया। 15 माह जेल में रहने के बाद दादा को रिहाई मिली तो कॉमरेड हसन नासिर और अली इमाम के कानूनी दिफा का चैलेंज दरपेश था। कचहरी से दादा को एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। जेल से रिहा होने के बाद दादा को अपने गांव तक महदूद कर दिया गया। 1958 में अजूब के मार्शल लॉ में एक बार फिर दादा को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन ये गिरफ्तारियां, सजाएं और ताजियाने दादा को झुका न सके। दादा के आखिरी एग्जाम रावलपिंडी में गुजरे। रावलपिंडी से जीटी रोड पर सफर करें तो रवात से जरा बाद बाएं हाथ एक सड़क मुड़ती है जो कलर सईदा को जाती है। कलर सईदा से एक रास्ता कालिया सेलियों को जाता है, जहां अमीर हैदर दादा का गांव है, जिसका नाम इनकलाबी रहनुमाओं की फहरिस्त में जगमगाता रहेगा, लेकिन इसके अपने इलाके में इसके नाम की कोई सड़क नहीं, न कोई तख्ती। नौजवान नस्ल के लिए अमीर हैदर का नाम अजनबी है। कैसी सितम ज़रीफी है कि वो, जिसने सारी उम्र आज़ादी और समाजी इंसाफ की खातिर कुर्बान कर दी, फरंगियों के लिए भी मरदूद रहा और अपनों के लिए भी नामतलूब। काश हमारा इज्तिमाई शऊर हमें अपने मोहसनों की कदर करना सिखा सके।